क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम इंडियंस घर में ब्रेड बनाने से इतना ज़्यादा क्यों घबराते या डरते हैं? जिसके चलते हम यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, नो नीड इजी रेसिपी, यानी कि बिना आटा गूंदे हम ब्रेड डो कैसे अच्छा बना सकते हैं। जिसके चलते आप लोग उल जुलूल रेसिपीज़ और उल जुलूल टूल्स यानी कि ब्रेड मेकर्स में अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करते हैं, जबकि ये वाला जो स्टेप है वो चुटकियों में किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेड मेकिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसका कि नाम है ऑटोलीज। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि इस स्टेप से आपका आटा जो है चुटकियों में गूंदा जा सकता है बिना मेहनत किए। तो आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं इसके अंदर वो है ऑटोलीज क्या होता है, ये किसने शुरू किया, क्यों किया जाता है, ठीक है। आटा गूंदने के लिए क्या ये सच में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है? क्या इसके बिना हम अपनी ब्रेड अच्छी या डो अच्छा नहीं बना सकते हैं? किस तरीके के फ्लावर में कितनी देर हमें ऑटोलीज करना चाहिए, ठीक है। और मशीन से आटा गूंदने में और हाथ से आटा गूंदने में, दोनों में क्या डिफरेंस आता है इस वाले स्टेप को करने के बाद? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑटोलीज एक ऐसी ब्रेड मेकिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके के फ्लावर के अंदर जो है पानी डाल करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब कौन से फ्लावर में कितनी देर पानी डाल करके छोड़ना है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं भी आगे बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये किसने शुरू किया और क्यों हुआ, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि ये इसका रीज़न क्या था। तो 1970 यानी कि 1970 के आसपास जो है फ्रांस के अंदर मैकेनिकल मशीन्स जिसके अंदर कि आटा गूंदा जाता था वो आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता था और उसके अंदर ग्लूटेन भी बहुत अच्छे से डेवलप होता था और ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्लफी और अच्छी बनती थी, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेसर थे रेमंड कैलवेल करके, उन्होंने क्या नोटिस किया कि ब्रेड तो बहुत अच्छी बन रही है, कलर भी उसका बहुत वाइट आ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स वो देख रहे थे कि ब्रेड में हो रही हैं, जैसे कि कलर ज़रूरत से ज़्यादा वाइट हो गया था ब्रेड का, उसका टेक्सचर और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल गया था। तो इस टेस्ट को और इस टेक्सचर और कलर को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने इस टेक्निक को जो है शुरू किया था। अब ऐसा नहीं है कि 1970 से पहले ये कभी ऑटोलीज किया नहीं किसी बेकर ने, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने इस प्रोसेस को एक नाम दे करके डॉक्यूमेंट किया और आज हर बेकरी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जो है ये वाला स्टेप जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है। खास करके सावरडो ब्रेड में तो बहुत ज़रूरी होता है और बाकी ब्रेड्स में भी खैर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला स्टेप किया क्यों जाता है। देखो, जब हम आटे के अंदर पानी डाल करके उसको छोड़ देते हैं ना कुछ देर के लिए, तो फ्लावर जो है वो सारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो डो है वो स्टिकी कम होता है, मैनेज करना इजी हो जाता है उसको नीट करते हुए, और साथ ही में पानी ऐड करते ही उसके अंदर जो है ग्लूटेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। ग्लूटेन क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ग्लूटेन जिसको कि मैंने बताया कि नींव होती है हर ब्रेड की, वो इसके अंदर जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस दौरान जो ग्लूटेन डेवलप हुआ है इसके अंदर उतना ग्लूटेन काफ़ी होता है ब्रेड को बनाने के लिए, क्योंकि इस वाले स्टेप के बाद भी जो है थोड़ा सा नीड किया जाता है स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से या दूसरे तरीकों से, ताकि इसमें और ज़्यादा ग्लूटेन डेवलप हो सके। लेकिन ये बात पक्की है कि इस स्टेप के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने आटे को गूंदने के लिए, ठीक है। अब इस बात को हम लोग जो है हाथ से आटा गूंदने वाले स्टेप और मशीन से आटा गूंदने वाले स्टेप से समझते हैं। आपने अपने घरों में नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत बारी देखा है बचपन में भी, कि मेरी नानी या मेरी मम्मी जब किचन में काम करते थे तो वो कच्चा पक्का आटा गूंद करके रख देते थे, ठीक है। जिससे कि क्या होता था कि वो आटा जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता था और उसके बाद वो जब रोटी बनाने वाले होते थे तो उसको थोड़ा सा बस गूंदते थे और रोटियां बहुत अच्छी बनती थी। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रॉकेट साइंस है, ये सालों से चीज़ चली आ रही है, ठीक है। अब जो है ऑटोलीज जो है वो करने का तरीका बेस्ट क्या रहता है कि सिर्फ आटा और पानी का इस्तेमाल किया जाए। आपने ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर खास करके हमारे इंडियन चैनल्स में, जहाँ पे कि आटे में पानी के साथ साथ नमक, चीनी और ईस्ट को डाल करके कच्चा पक्का गूंद के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि गलत स्टेप होता है, ठीक है। अब कुछ बेकरीज में जो है
सावरडो स्टार्टर स्टार्टर डाल करके या नमक डाल करके भी ऑटोलिस किया जाता है, पर जनरली ये स्टेप नहीं किया जाता है किसी भी बेकरी में। ठीक है, मैंने तो अभी तक ना देखा है, ना किया है, ना मैंने पढ़ा है। ठीक है, अब जो बेकर्स करते होंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमारे चैनल्स पर दिखाया जाता है वो तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ईस्ट से जो है, अगर आपने ईस्ट नमक चीनी डाल दिया पानी के साथ, उसको 1 घंटे छोड़ दिया, तो फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी, जिसके बाद आपको डिफ़िकल्टी होगी डो को हैंडल करने में। जबकि हमारा पर्पस है कि हमारे डो को इस वाले प्रोसेस के बाद ईजिली हम उसको हैंडल कर सकें। आप खुद ये जो है स्टेप करके देखना, जब आप ऑटोलीज करेंगे ना, तो उसके बाद आपका चुटकियों में आटा गूंदेगा। आपको सिर्फ 2 से 4 बार ही उसको हाथ से ऊपर नीचे करना है और वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये आप स्टेप जरूर करके देखिएगा। अब इसके ऑपोजिट अगर मैं मशीन की बात करूँ, जैसे कि मेरे पास तो मेरा मिक्सर है जिसके अंदर मैं अपनी ब्रेड्स बनाती हूँ, तो उसमें क्या ऑटोलिस बहुत ज़्यादा काम करता है? तो मैं कहूँगी कि हाँ, उसमें भी करता है। मैं टेक्सचर मैं टेस्ट की बात नहीं करूँगी, क्योंकि टेस्ट का इतना ज़्यादा मैं नोटिस नहीं कर पाई हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन हाँ, टेक्सचर में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम आटे को पानी के साथ छोड़ देते हैं तो वो जब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जब मुझे दूसरे स्टेप में उसके अंदर स्टार्टर डालना होता है ना, यानी कि ईस्ट आप मान लीजिए डालना होता है, तो उस टाइम पे ना वो और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। और हमारी सावरडो ब्रेड में, या जो हमारे कुछ ब्रेड्स हैं जिसमें हमें पानी ज़्यादा चाहिए, जिसमें हमें ब्रेड का ओपन क्रम चाहिए, वहाँ पे हमें अगर पानी ज़्यादा डाल पाएंगे तो वो ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। लेकिन अब ये चीज़ ना हर चीज़ में लागू नहीं होती है। आप कहें कि मेरे जो बन वाला डो है, जो पाव वाला जो ब्रेड है, उसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा अपने डो को हाइड्रेट कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे ये टेक्निक नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें उसको शेप को होल्ड करके रखना है। बॉल्स जो हम बना रहे हैं बन की या पाव की, वो होल्ड करे रहे। अगर उसको आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे, हाइड्रेट कर देंगे, तो वो जो फैल जाएंगे। तो हर ब्रेड का जो है तरीका अलग होता है, पानी कितना जाएगा वो अलग डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्टेप है पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ये मैंने खुद नोटिस किया है। क्योंकि जब जब मैंने ऑटोलीज किया है, उसमें पानी मैं चाहे 5 ml चाहे 10 ml मैं ज़्यादा डाल पाई हूँ, बजाय बिना ऑटोलीज वाली ब्रेड के। तो अगर आप सावर डो बना रहे हैं तो उसके लिए तो ये स्टेप मस्ट होना चाहिए कि आपको ऑटोलीज करना चाहिए। और अगर आप हाथ से आटा गूंद गूंद रहे हैं, चाहे वो बन हो, पाव हो, ब्रेड हो, किसी भी दुनिया का कोई भी आटा हो, तो उसमें ऑटोलीज ज़रूर करें। आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, आप मशीन उसके लिए बाय करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें जो है कितनी देर के लिए ऑटोलीज करना चाहिए। ठीक है, ऑटोलीज जनरली जो है 15 मिनट से 1 घंटे तक माना जाता है। ठीक है, अब जैसे ये मौसम है, यहाँ पे मैं 1 घंटे के लिए ऑटोलीज करती ही करती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके की मैं ब्रेड बना रही हूँ। ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं आटे में पानी डाल के उसको छोड़ देती हूँ, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मान लीजिए मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं ऑटोलीज नहीं भी करती हूँ, पर तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोल्ड फर्मेंटेशन के ऊपर बनाया था, कि ऑटोलीज हो चाहे कोल्ड फर्मेंटेशन हो चाहे कोई भी टेक्निक हो, वो सारी टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब आप रेसिपी को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ब्रेड बनाने की टेक्निक्स को अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें ग्लूटन अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। ग्लूटन डेवलप नहीं हुआ तो आप कोई भी टेक्निक लगा लो, कभी काम नहीं आएगी। ग्लूटन डेवलप करने के बाद उसको बेक कैसे कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पर बेक कर रहे हैं, ये सारी बातें मैटर करती है एक परफेक्ट ब्रेड के लिए। सिर्फ एक प्रोसेस पर आप नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस अब करने के बाद गारंटी है कि मेरी जो ब्रेड है वो एकदम परफेक्ट बन के आएगी। ठीक है, और अब बात आती है कि कौन से तरीके के आटे में जो है कितना हमें ऑटोलीज कितनी देर के लिए करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मैं 1 घंटे के लिए ही करती हूँ, चाहे वो मेरी मैदे वाली ब्रेड हो चाहे मेरी वो आटे वाली ब्रेड हो। क्योंकि आटे में जनरली ऐसा बोला जाता है कि आप ज़्यादा देर के लिए कीजिए, क्योंकि आटे में होल ग्रेन जो है हमारा, उसके अंदर जो है ब्रैन भी होता है, और हमारा जो है जर्म भी होता है, मतलब चोकर भी होता है। ठीक है, तो ये जो है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप आटे की ब्रेड बना रहे हैं और उसको 1 घंटे के लिए अच्छे से छोड़ देते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका जो आटा है वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद ऑटोलीज के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद जब आप इसमें ईस्ट के साथ या नमक के साथ थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, आटा चिपचिपा नहीं होगा, और आप उसको हैंडल कर पाएंगे। आपके हाथ जो ऐसे ऐसे नहीं होगा कि यार मैंने क्या टच कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ऑटोलीज का।
ठीक है। और यही सारा कॉन्सेप्ट है ऑटोलीज का, जो कि मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है कि कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। इसके बिना भी ब्रेड बनाई जा सकती है, लेकिन इससे बेहतर ब्रेड बनाई जा सकती है इस स्टेप से। और आपको आटा गूंदने में तो पक्का 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 हेल्प होगी अगर आप ये वाला स्टेप करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला स्टेप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे रिजल्ट बताइएगा कि क्या सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आपका आटे गूंदने की टाइम में जो है या मेहनत में कम टाइम लगा कि नहीं लगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई होंगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं ब्रेड मेकिंग से रिलेटेड और टेक्निक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप किसी चीज़ पर आगे वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते किसी नई रिसर्च और टॉपिक के साथ।